अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस। मैं हूं हसैन लियाकत। साल का पहला दिन है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे जितने भी नाजरीन हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अगर 2023 की बात की जाए कि 2023 खेलों के लिए कैसा रहा और पाकिस्तान ने क्या कुछ कारकर्दगी का मुजाहरा किया तमाम तर खेलों में, और स्पेशली वन स्पोर्ट्स नेशन है पाकिस्तान, क्रिकेट में पाकिस्तान ने क्या कुछ कारनामे दिए, इस हवाले से बताएंगे। पहले अगर पाकिस्तान के कारनामों की बात कर ली जाए तो पीएसएल से स्टार्ट करते हैं। पीएसएल जो कि फैब में स्टार्ट हुआ था, उसको जीतने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर। दूसरी दफ़ा शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर को चैंपियन बनवाया। जो टीम किसी ज़माने में ग्रुप स्टेज पर नहीं आती थी, वो टीम दूसरी दफ़ा 2023 में चैंपियन बनी। अगर उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप की बात की जाए तो इमर्जिंग एशिया कप की कैंपेन पाकिस्तान के लिए बहुत ही साजगार रही। पाकिस्तान के जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स थे उन्होंने कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इंडिया को शिकस्त दी फाइनल में, और इमर्जिंग एशिया कप अपने नाम किया, जिसमें बिग स्टार सामने आए, बड़े नाम सामने आए मेहरान मुमताज़ की सूरत में। इसके अलावा साइम अयूब हमें खेलते हुए नजर आए, हारिस खेलते हुए नजर आए, और सुफियान मुकीम हमें एक ऐसा सितारा लगा है जो कि आगे जाके मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडर 19 एशिया कप की बात की जाए तो पाकिस्तान ने शानदार आगाज़ किया। आगाज़ में पाकिस्तान अनबीटन रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में पाकिस्तान को दुबई के हाथों शिकस्त का सामना करने पड़ा। यूएई उसके बाद फाइनल में पहुंची, और फिर आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जिस तरह नॉन स्टॉप जा रहा था पाकिस्तान शायद ये टाइटल भी अपने नाम कर लेगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की मेन टीम की बात की जाए तो उसने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। मेन बहुत सारे इवेंट्स थे। एशिया कप 2023 का इवेंट था, फिर वर्ल्ड कप 2023 था, लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी टीम है वो कुछ भी ना कर सकी। दावे बहुत किए गए, सुपरस्टार पाकिस्तान की टीम में मौजूद थे, लेकिन उन दावों के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। अगर एशिया कप 2023 की बात की जाए तो पाकिस्तान ने श्रीलंका में और पाकिस्तान में अपने मुकाबले खेले। हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ, वो हम आगे आपको बताएंगे कि कंट्रोवर्सीज क्या क्या जुड़ी रही, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि आखिरी मैच में पाकिस्तान श्रीलंका से हार कर एशिया कप के फाइनल से बाहर हुआ, और फाइनल फिर श्रीलंका और इंडिया ने खेला, और यूं इंडिया एशिया का चैंपियन बन गया। अगर वर्ल्ड कप 2023 की बात की जाए तो वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान बहुत ही खराब क्रिकेट खेली। पाकिस्तान पहले इंडिया से हारा, उसके बाद चलते चलते अफगानिस्तान से हारा, और फिर कुदरत के निज़ाम के तहत हम उम्मीदें लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान कोई परफॉर्मेंस देगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई खातर खा परफॉर्मेंस ना दी सिवाय न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश सामने आ गई, 400 रन का टारगेट था, लेकिन बारिश ने बचा लिया, फ़खर जमान ने बचा लिया, लेकिन आखिरी मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई, और यूं पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हुआ, और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र भी ख़त्म हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ में तब्दीली आई, और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई। और ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान गई तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद मैनेजमेंट की तब्दीली के बाद पाकिस्तान टीम कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। पर टेस्ट भी 4 दिन में ख़त्म हुआ। उसके बाद अगर मेलबर्न टेस्ट की बात की जाए तो मेलबर्न टेस्ट एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीतने में कामयाब होगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मेलबर्न टेस्ट में भी हार गया, और बुरी तरह से हारा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी विकेटें हैं जो कि एक ही सेशन में गिरी हैं। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो कि टिक कर विकेट पे खड़ा रहा हो। अगर एक भी शख्स 100 या 120 रन की इनिंग्स खेल जाता तो पाकिस्तान ये मुकाबला अपने नाम कर सकता था और 28 साल की तारीख को बदल सकता था। अगर वुमेन क्रिकेट की बात की जाए तो वुमेन क्रिकेट की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी रही। वुमेन क्रिकेट ने न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ अपने नाम की, इसके अलावा ODI में सीरीज़ अपने नाम की। हमारी वुमेन्स के बारे में यही था कि ये बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेलते, इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेलती, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बिल्कुल अच्छा नहीं खेलती, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा न्यूजीलैंड में तारीख रकम की। निरादार की कप्तानी में फातिमा सना ने कमाल बॉलिंग की, और बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर हैं, बिस्मा मारूफ हैं, उनका नाम भी लेना चाहूँगा कि बहुत कमाल परफॉर्मेंस थी, और उस परफॉर्मेंस के बाद हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी। अगर बात की जाए पाकिस्तान के डिफरेंट खेलों में तो अरशद नदीम एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि बुदापेस्ट में हुई थी हंगरी में, उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, और अरशद नदीम काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर अरशद नदीम के अलावा एक और सुपरस्टार का नाम ना लिया जाए तो वो भी बड़ी ज़्यादती होगी। हमज़ा खान, जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया, और हमज़ा खान ने यह टाइटल 1986 के बाद 37 साल बाद 2023 में अपने नाम किया। यूँ हमारी इन्वेस्टमेंट एक तरफ क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें खुशियाँ जो मिली हैं क्रिकेट से सिर्फ इमर्जिंग एशिया कप में खुशी मिली, जबकि दूसरी तरफ मिली तो हमज़ा खान की जानिब से या फिर अरशद नदीम की जानिब से हमें खुशियाँ मिली हैं। अगर एशिया कप की कंट्रोवर्सीज़ की बात की जाए तो एशिया कप भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कप रहा पाकिस्तान के लिए। 2 महीने तक यही जंग जारी रही कि एक तरफ से नजम सेठी का बयान आता था, दूसरी तरफ से
जे शाह का बयान आता था कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। नजम सेठी के मुताबिक एशिया कप जो है पाकिस्तान में होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब एशिया कप का इनेकाद करीब आया तो नजम सेठी कुर्सी में मौजूद नहीं थे और पीसीबी में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही और नजम सेठी जब कुर्सी पे मौजूद नहीं थे तो ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया और वो एक्सेप्टेंस तकरीबन नजम सेठी के दौर में हो गई थी। उनको ही उन्होंने जो है आगे बढ़ाया और यूं 4 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान में हुए। रेस्ट ऑफ एशिया कप बारिश के मौसम के बावजूद भी श्रीलंका में हुआ। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया। पहले रमीज़ राजा को हटाया गया, उसके बाद नजम सेठी आए, फिर नजम सेठी कुछ अरसा रुके और फिर नजम सेठी को रातों रात हटाकर ज़का अशरफ को ले आए। फिर ज़का अशरफ इफ एंड बट्स में आए। वर्ल्ड कप के करीब ज़का अशरफ को एक और एक्सटेंशन मिली जो कि फैब तक जारी रहेगी। अब देखते हैं कि फैब तक क्या ज़का अशरफ साहब अपनी सीट पर बराजमार रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर कौमी टीम की बात की जाए तो कौमी टीम में भी इस जवाल का साल रहा 2023 का, क्योंकि कौमी टीम की कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी, लेकिन कप्तानी को लेकर, कुछ प्लेयर्स को लेकर, जो सुपरस्टार प्लेयर थे उनको लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज रही। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान एक कप्तानी की जंग ज़रूर चली और उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट शामिल थे। और यूं बाबर आजम ख़राब परफॉर्मेंसेस के बाद एशिया कप और एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और बाबर आजम के बाद शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम का कप्तान बनाया गया। आप देखते हैं कि ओडीआई में जहां पे वो फेल हुए थे, जिसकी बुनियाद पर उनको कप्तानी से हटाया गया, उसका फैसला कब होगा, कौन होगा हमारा ओडीआई का नया कप्तान, ये अभी शायद हमें साल 2023 में भी 24 में भी ना पता चले, शायद अगले साल जाके पता चलेगा कि हमारा ओडीआई का कप्तान कौन है। अगर फ्यूचर टूर प्लान की बात कर ली जाए 2024 के में मैं आपको मुबारकबाद दे चुका हूं और अगर फ्यूचर में देखा जाए कि पाकिस्तान के कौन कौन से टूर हैं तो पाकिस्तान का जो सबसे पहला टूर है वो 5 T20 इंटरनेशनल हैं जो कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक न्यूजीलैंड में। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने सिंध प्रीमियर लीग होगी। सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक होगा। सिंध प्रीमियर लीग के बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है जिसकी अभी इनिशियल डेट्स हमारे पास नहीं आई, लेकिन यही बताया गया कि फेब में ये स्टार्ट होगा और मार्च में इसका इख्तिताम होगा। राइट आफ्टर PSL 5 T20 इंटरनेशनल हमने खेलने हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने खेलने और ये पाकिस्तान में होंगे। फिर पाकिस्तान जाएगा नीदरलैंड जहां पर वो 3 T20 इंटरनेशनल खेलेगा। फिर T20 इंटरनेशनल के बाद 2 T20 आईज हमारे आयरलैंड के साथ हैं। अभी तक आयरलैंड की जानिब से तो तस्दीक हो चुकी थी कि ये FTP में शामिल नहीं है, PCB और आयरलैंड की बात हुई है, लेकिन अभी तक ये FTP में सामने शो हो रहा है। फिर 4 T20 इंटरनेशनल हमने खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ और फिर राइट आफ्टर डैट मई के बाद अगर जून की बात की जाए तो जून में पूरे का पूरा महीना हमें ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 नजर आएगा अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में। पहली दफ़ा अमेरिका में वर्ल्ड कप होगा। अब देखते हैं कि अमेरिका में वर्ल्ड कप कौन सी टीम अपने नाम करती है। फिर हमारे 2 टेस्ट मैचेस हैं बांग्लादेश के साथ अगस्त 2024 में जो कि पाकिस्तान में खेले जाएंगे। 3 टेस्ट मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ जो कि अक्टूबर 2024 में है, वो भी पाकिस्तान में खेले जाएंगे। 3 ODIs एंड 3 T20 इंटरनेशनल्स विद ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, ये नवंबर 2024 में खेले जाएंगे। और इसी के साथ 3 ODIs और 3 T20 इंटरनेशनल जिम्बाब्वे के साथ जिम्बाब्वे में नवंबर और दिसंबर में खेले जाएंगे। 2 टेस्ट 3 ODIs और 3 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के जो कि इस साल के इख्तिताम में दिसंबर और जनवरी में खेले जाएंगे। ये FTP प्लान है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो किया जाता है तो तमाम तर जो प्लान्स हैं वो आपके सामने आ चुके हैं कि किस तरह PSL से स्टार्ट होगा। और ये साल मेरा ख्याल है कि T20 इंटरनेशनल का ही साल रहेगा। पहले PSL का बुखार, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़, फिर आयरलैंड, फिर इंग्लैंड और इंग्लैंड से होते हुए वर्ल्ड कप और उसके बाद जाके आपको 50 ओवर की क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो पहले जो 6 महीने हैं इसमें ज़्यादातर आपको T20 इंटरनेशनल ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम सिडनी पहुंच चुकी है और सिडनी पहुंचकर प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। उन प्रैक्टिस सेशन में कौन से खिलाड़ी शिरकत करेंगे नहीं करेंगे, फिर टीम पाकिस्तान में क्या साइम अयूब जगह बनाने में कामयाब होंगे या फिर इमाम उल हक को बदस्तूर रखा जाएगा। फिर बहुत सारी चपकलस चल रही है, खबरें ये आ रही हैं कि ज़का अशरफ साहब और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान भी बहुत सारे मामलात में खराबी चल रही है। टीम पे के ऊपर जुर्माने तो मोहम्मद हफीज़ करते हैं, लेकिन खुद उन्होंने एक फ़्लाइट मिस कर दी है, उसके हवाले से भी बात करने के लिए इस तमाम तर इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रेक के बाद मेहमान मौजूद होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस हार चुका है, एक टेस्ट मैच अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह हमने आखिरी टेस्ट मैच हारा है, अब उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लगाना आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब ने। हसन भी आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरा मुझे ये बताइएगा सर कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2023 में तो कोई रिजल्ट पाकिस्तान टीम निकाल नहीं सकी, अब 2024 का पहला टेस्ट मैच खेलेगी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के माबेन। क्या समझते हैं इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी? थैंक यू वेरी मच हसन। जिस तरह से आपकी भी एक गहरी निगाह होती है क्रिकेट पे भी, स्पोर्ट्स तजज़िये जो है चलते रहते हैं थ्रू आउट क्रिकेट के, और 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा फायदेमंद नहीं हुआ, क्योंकि जब आप 2024 में आ रहे हैं तो 2 टेस्ट मैच तो 23 के हो गए हैं, अब 24 में लास्ट टेस्ट मैच रह गया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान का। ओवरऑल देखें तो नया साल सबको मुबारक हो बहुत बहुत पहले तो, मगर आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम है वो मजीद इम्प्रूवमेंट करेगी या फिर वही तनाज़े चलते रहेंगे? जिस तरह से चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, जिस तरह से 2023 में आपने देखा कि 4 से 5 जो है वो चेयरमैन कमेटियां चेंज हो गई, सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो गई, और दीगर जो सिलेक्टर्स थे अंडर 19 और पाकिस्तान लेवल पे लेके वो तक चेंज हो गए। तो क्रिकेट किस रुख पे जा रही है अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ फोकस जो है T20 फॉर्मेट पे कर रहे हैं, और यही अलमिया है कि ऑस्ट्रेलिया टूर जिस तरह से चल रहा है वहां पर पाकिस्तान टीम को जो मुश्किलात हो रही हैं वो हमें नजर आ रही हैं कि एक बाबर आजम कैप्टन 3 साल से कैप्टनसी कर रहे थे, और उसके बाद जब कैप्टनसी से हटे हैं तो बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम नजर आ रहे हैं कि वो 5 इनिंगों में अपने 50 रन नहीं कर पाए, और 2 टेस्ट मैचेस जब खेले थे तो वहां पर श्रीलंका के अगेंस्ट आप जीते थे पाकिस्तान टीम 2023 में लास्ट मंथ में, मगर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस, और क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को, पैट कमिंस को, जिन पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इतना कमांड रखा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस उनको दिया हुआ है, और वही कॉन्फिडेंट लेवल होता है क्रिकेट में जब आप कॉन्फिडेंट लेवल से खेलते हैं, अपनी टीम को खिलाते हैं, उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उसके रिजल्ट उनके प्लेयरों के और कैचेस और फील्डिंग में रिजल्ट नजर नहीं आ रहे जिस तरह से आने चाहिए थे। सर क्या कुछ डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि मेलबर्न में हमने देखा हमने जीती हुई बाजी हारी है, ऑस्ट्रेलिया को प्लेट में रख के हमने जीत दी, तो क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं कि टीम पाकिस्तान में होनी चाहिए सिडनी टेस्ट के हवाले से? देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहे हैं टोटली। अब्दुल्ला शफी एक प्लेयर्स थे और वो लाहौर किंग्स से भी खेल के आए, फ्रेंचाइज से खेल के आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास में अपनी परफॉर्मेंसेज दी, फिर आपने उनको वनडे मैच में भी खिला दिया, अपना वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो उन पर इन्हिसार रखा हुआ था आपने। अभी तक हमें ये पता नहीं लग रहा है कि हमारा स्पिनर्स मेन टेस्ट का कौन है, टेस्ट का ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी कौन सी है। इमाम उल हक को अगर आप देखें तो थ्रू आउट वो भी फेल जा रहे हैं। टॉप ऑर्डर नए बॉल पे खेलना जो है वो मुझे लगता है कि एक सही जगह पर माशाल्लाह से जब अपने करियर में थे आमिर शुल थे, ये जोड़ी थी, उसके बाद तौफीक उमर इमरान फरक की जोड़ी भी आई थी एक टाइम पे पाकिस्तान में, फिर जो है प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे हैं इनको। ओपनर्स में समी असलम एक टेस्ट प्लेयर थे, वो छोड़ के चले गए कंट्री से, तो हम अभी तक सेटल डाउन नहीं कर पा रहे होते कि हमारा टेस्ट बैट्समैन कौन सा है और वनडे का कौन सा है। यही फॉर्मेट है, इसकी वजह से आप देखें कि पैट कमिंस को वो कॉन्फिडेंस दिया गया कि अपनी टीम को किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। हेजलवुड को अगर आप देखें तो वनडे में भी खिला रहे हैं वो, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में खिलाते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे स्मिथ जो है उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट में नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा होता है, तो पॉलिटिकली चीजें बहुत इन्वॉल्व हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट जो है टेस्ट क्रिकेट का और वनडे का नजर नहीं आ रहा। हम सारा निसार जो है अपनी T20 फॉर्मेट में कर रहे होते हैं। PSL अभी आने वाली है, उसकी फ्रेंचाइज में लोग प्लेयर जो है वो भी यंगस्टर्स जो पाकिस्तान के हैं वो भी कोशिश यही करते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं किसी फ्रेंचाइज में नाम आ जाए, मैं T20 क्रिकेट खेल लूं। सर तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है कि इमाम उल हक की जगह साइम अयूब को खिलाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा चेंज होगा, और अगर होगा तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा? देखिए, ये तो डू एंड डाई वाली पोजीशन आ गई ना पाकिस्तान के लिए। अब 2 टेस्ट मैचेस तो आप ऑलरेडी हार गए, अब जो प्लेयर परफॉर्मेंस करके आया था डगआउट पे बैठा हुआ है, तो जाहिर बात है कि आप उस पे ऑप्शन रख रहे हैं, आप साइम एक चांस ले रहे हैं साइम अयूब पे। चांस यही है कि अगर वो कर गए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करे तो उसके बाद वो भी डगआउट में दोबारा बैठ जाएंगे साल या 1.5 साल के लिए, फिर T20 में फॉर्मेट में खिलाएंगे उनको, दोबारा जाके परफॉर्म करेंगे वो। टेस्ट क्रिकेट में आर्ट होता है खेलने का। टेस्ट क्रिकेट में आपको याद होगा शर्जील भी एक टाइम पे जब आए थे खेलने के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं रहा था, तो उनको टेस्ट मैच में ओपनिंग करवा दी थी, मगर वो मॉडर्न क्रिकेट में वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। साइम अयूब पे भी ये डिपेंड करता है कि अगर टॉप ऑर्डर में वो ऊपर से रन कर गए तो उनको और चांसेस मिल जाएंगे एज ओपनर खेलेंगे, मगर उनके लिए अच्छा होगा कि क्योंकि ये वैसे डिजास्टर भी तो हो सकता है ना हसन भाई। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस इतनी ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होती, एक डेब्यूटन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने उसका कैरियर भी दांव पे लग सकता है। बहुत कम प्लेयर होते हैं ऐसे कि वन ऑफ द वन डे अपने कैरियर में सेंचुरी कर लेते हैं या परफॉर्मेंस दे देते हैं डेब्यू में, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर जाके परफॉर्म कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 10% चांसेस होंगे कि अगर वो
अपनी टेक्निक से खेल रहे हों। और अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, मेरे ख्याल में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हल्की बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग तो बहुत तेज कर रहे हैं वो, 10% चांस होगा कि अगर वो परफॉर्म कर जाए अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से। अदरवाइज 90% उनके लिए डेब्यू पे वहां पर मुश्किल होगा, क्योंकि सऊद शकील जैसे प्लेयर्स हैं, आप देख लें, वो खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब्दुल्ला शफी डबल सेंचुरी की है। मगर ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप जाएंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, तो वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। और साउथ अफ्रीका में खास तौर पर इंडियन टीम्स देख लें किस तरह से खेल रही है, वहां पर एक्सपोज हो जाती है। बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इंग्लैंड की इंग्लिश कंडीशन में एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बाउंसी पिचेज होती है। यही अलमिया है कि पाकिस्तान का, कि हम डबल पोजीशन पे खेल रहे हैं, ना हम अटैक करके खेलने जा रहे हैं और ना डिफेंसिव खेल रहे होते हैं। तो उसी में बैट्समैन हमारे आउट हो रहे हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहीं से आ रहा है। एक बाबर आजम मेन प्लेयर थे आपके, की फैक्टर नंबर 3-4 पे खेलते हैं, वो मुसलसल फील्ड जा रहे हैं। तो समझ लें आप पाकिस्तान टीम का जो है वो 300 रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, आपने बाबर आजम की बात की, वो बैकबोन समझे जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन क्या वजह है कि बाबर आजम, आप हमारे साथ वर्ल्ड कप में मौजूद थे, एशिया कप में मौजूद थे, उस वक्त स्पिन का शिकार होते थे शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, अब वो फास्ट बॉलर्स का शिकार होते हैं टेस्ट क्रिकेट में और क्लीन बॉल्ड होते हैं, थोड़ा सा इन स्विंगर उनको तंग करता है। तो वैसे तो हम कहते हैं वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि उनकी टेक्निक के ऊपर भी अब काम करना चाहिए पीसीबी को, या उनको ज़रूरत है? देखिए, इंडिविजुअली टेक्निक पे तो खुद ही काम करते हैं। पीसीबी के जो कोचेज हैं वो हायर किए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शाहिद असलम कितने अरसे से हैं, सुना है बाबर आजम को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करवाते हैं, 150 से 200 बॉलर थ्रो डाउन करवाते हैं। थ्रो आर्म के जो बॉलर्स हैं वो भी थ्रो करवाते हैं, बैटिंग टेक्निक बताते हैं। मगर इंडिविजुअली एंड ऑफ द डे आपको जब एग्जाम में जाना होता है तो एग्जाम में खुद ही आपको एग्जाम देना पड़ता है, कोई दूसरा साथ नहीं जाता आपके। ऐसे ही ग्राउंड में जब आप उतरते हैं, टेस्ट मैच खेलने जाते हैं, वनडे मैच खेलने जाते हैं, प्रेशर कंडीशंस में, तो आपको अपनी टेक्निक को यूटिलाइज करना पड़ता है कि मैंने कवर ड्राइव किस तरह से मारना है, मैंने अपने फुटवर्क मूवमेंट को किस तरह से रखना है। ऑस्ट्रेलियन देखें कि जब आप उनको कवर ड्राइव खेलते हैं तो बैट्समैन जो है बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है और आगे आगे फिर वो हैंग करता है बैट को, जिसकी वजह से फिर अगला बॉल वो जो है माथे में मारते हैं बाउंसर, जहां पर ग्लव्स से लगे हैं, टॉप एज लगे हैं। यही वो टेक्निक है। आप छोड़ें बॉल को। टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं होता कि आप हर बॉल मार रहे हैं, आपकी 2 मूवमेंट होती है, ट्रिगर मूवमेंट बैटिंग की, आप फ्रंट फुट पे भी जाते हैं और बैक फुट पे भी जाते हैं। मगर पाकिस्तान के जितने ही बैटर्स हैं आप देखें, वो अंडर प्रेशर ही रहे और ना वो बैकफुट पे गए, ना वो ड्राइव पे जा रहे हैं, वो एक आध बॉल ड्राइव पे मारते थे। सर, ये जो बाबर के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को आप किस तरह देख रहे हैं? ये किस तरह इससे निकल सकते हैं? क्योंकि वो हमारे बैकबोन समझे जाते हैं और अगर इसी तरह वो परफॉर्म करते रहे तो फिर उनका कैरियर भी दांव पे लग सकता है। इट्स पाकिस्तान, ये इंडिया तो नहीं है कि हम उनका 3 साल वेट करेंगे कोहली की तरह। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनको वापस कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि पास में पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े बड़े लेजेंडरी बॉलर्स, बैट्समैन आए, अपने उरूज पे रहे। जिस तरह से वो उरूज पे आए तो उनका जवाल भी शुरू हो गया। फिर वो इसीलिए हुआ कि उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड नहीं किया, अपने आप को मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ लेके नहीं गए। और क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, वो यही होते हैं कि जब वो उनका आउट ऑफ फॉर्म चल रहे होते हैं तो उनको इन फॉर्म करने के लिए, खेलने के लिए अपनी टेक्निक को बेहतर करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक साल होगा, 2024 अगर आया तो आगे सीरीज है। अगर बाबर आजम इस साल में थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे अपने आप को और अपने आप को चिन अप करेंगे तो परफॉर्म दे सकते हैं। अगर वो डाउन द फॉल पे जाएंगे, अगर गिरते रहे, तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री भी बन सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा एक बैट्समैन जब होता है वो जरा सा अपने चिन डाउन कर दे और फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में और वर्ल्ड क्लास की सरफेस में आना। तो उनको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी आगे फ्यूचर में मैचेस में। ठीक। अच्छा सर, शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से, आपने दुनिया के बेहतरीन कप्तानों के अंडर क्रिकेट खेली है, उनकी कैप्टनसी काफ़ी हौसला अफजा लगी, मुझे तो लगी, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? शान मसूद टेस्ट में तो बहुत ही शानदार अंदाज में टीम को लीड करें, क्योंकि कप्तान का आपको ज़्यादातर पता चलता है फील्ड प्लेसमेंट से, किस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना है, वहाँ पे तो हमें कप्तान का पता चल रहा है, लेकिन एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न तो वहाँ पे हमें टीम मैनेजमेंट का पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या प्लान दे रही है। तो शान की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं? वन एक्सपीरियंस कैप्टनसी कहूंगा मैं। इतने बड़े टूर पे 40 साल हो गए, पास में सीरीज अभी तक हम नहीं जीते और जीते भी तो बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर बड़े बड़े लेजेंडरी उस दौर में खेलते थे। मगर ये दौर तो ऐसा है कि T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं आप, 50 भी खेल रहे हैं, मगर टेक्निक आपकी वो नजर नहीं आ रही है जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। शान मसूद के लिए बहुत बड़ा टास्क था ये। अचानक से आपने कैप्टन जो है पाकिस्तान बोर्ड ने चेंज किया और शान मसूद को कैप्टनसी सौंपी। सबसे पहले तो कैप्टन का काम ही होता है कि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दे वो, उसके बाद टीम को लड़ाए। और बाबर आजम का भी यही था कि जब कैप्टन हो रहे थे वो, तो बीच में ऐसे ही हो रहा था कि जब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, लोग कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट कम हो गया है इनका, तो उनको कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। अब वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस से भी लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस में भी अगर ये फेल जाएंगे तो ये हट सकते हैं। तो शान मसूद को इतना लंबा कैरियर तो नहीं हुआ। उनकी तो टेस्ट इनिंग्स दिखे अगर आप, तो उनका 28 का 29 का एवरेज था, जहां से वो कैप्टनसी उन्होंने जो है अपनी सपोर्ट की। अगेन 60 रन की इनिंग तो खेली है उन्होंने, मगर बहुत मुश्किल टूर था ऑस्ट्रेलिया का और एक टेस्ट अभी भी रहता है।
तो मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टॉप लेवल पे, और ऐसी टॉप क्लास की बॉलिंग जहाँ हेजलवुड जैसे, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स, पैट कमिंस जैसे बॉलर, इनफॉर्म बॉलर्स हैं, उनके सामने खेलना, तो आपको अपनी महारत दिखानी पड़ेगी वहां पर। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा ये बात करना चाहूंगा मैं हफीज के हवाले से। सुना ये है कि हफीज की भी एक सर जंग चल रही है इस वक्त ज़का अशरफ के साथ। ये क्यों हो रहा है कि आप एक महीने के लिए कोई भी चीफ सेलेक्टेड टीम डायरेक्टर लाते हैं और उसके बाद फिर खबरें लीक होना स्टार्ट हो जाती हैं कि सर जंग चल रही है, वो ज़का अशरफ की सुन नहीं रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस तरह तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और जिस तरह से डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तान का, मजीद आगे भी मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर जब पॉलिटिकली चीजें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं क्रिकेट में, तो वहां पर ऐसे रिजल्ट आते हैं। खुद चेयरमैन साहब जब आए हुए हैं यहाँ पर, तो एक्सटेंशन पे आए हुए हैं, वो भी मजीद जो है वो कई 1 साल के लिए नहीं है या 1.5 साल के लिए नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जैसे देखे कि पॉलिटिकल इशू बहुत ज्यादा हो गए हैं, और लाइकिंग डिसलाइकिंग इतनी ज्यादा चल रही होती है, जिसकी बिना पे कैप्टन भी हम बना देते हैं और चेंज भी कर देते हैं। फिर प्लेयर्स को जो है हम मुतबादिल प्लेयर भी ढूंढ लेते हैं, अगली साइड से भेज भी देते हैं। साजिद खान देखें, एक प्राइस से गए, 4 प्लेयर आपके अनफिट हो गए। उसके बाद आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्लेयर कुछ आपके इंटरनेशनल बॉलर्स थे जो बिग बैश खेल रहे हैं वहां पर, मगर आपकी पाकिस्तान टेस्ट टीम है किस तरह से हारी है वो किसी को फिक्र नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए अगर सोचेंगे तो फ्रेंचाइज की क्रिकेट में भी आपको चांस मिलेगा, आप दुनिया में जाके खेलेंगे। जब पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे तो फ्रेंचाइज में लीग खेल के उसके बाद आपका कैरियर खत्म हो जाएगा जल्दी। तो यही चीज है कि उसके लिए आपको चेयरमैन जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए विद द नेगोशिएशन, जो नेगोशिएट करते हैं कैप्टन से, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी जरूरी होती है चेयरमैन की और प्लेयरों की, जो कि अभी तक वो मिलाप हमें 1 साल में नजर नहीं आ रहा। फिर हफीज की आपने बात करी, हफीज खुद अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, मगर एक बंदा डिसीजन नहीं लेता। जब भी आप टीम हारती है पाकिस्तान की, तो बहुत से फ्लॉज निकलते हैं बॉलिंग में, फील्डिंग में और बैटिंग में, जो कि नजर आ गए हैं हमें। अच्छा सर, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अच्छा क्रिकेटर जो होता है वो अच्छा कोच भी साबित होता है, उसको कोई वर्कआउट करना पड़ता है कोचिंग के लिए? क्योंकि हमने देखा है माजी में बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स अच्छे कोच साबित नहीं हुए। देखें, बहुत बड़े बड़े कोच आए और वाहिद थे, इतने सारे कोच थे, मैं किन्हीं के नाम लूंगा, सर फहरिस्त थे बहुत बड़ी, मगर ये है कि अच्छे कोच होना भी जो है आपको टेक्निक से सिखाना, उसका रिजल्ट इनपुट आउटपुट देना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वाहिद एक मोहसिन खान होंगे मेरे ख्याल में, अगर अच्छे बैट्समैन नहीं थे ओपनिंग अपने कैरियर में, तो वाहिद वो एक कोच रहे हैं जिन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जिताई है पाकिस्तान जी हाँ, और इंग्लैंड के खिलाफ वो व्हाइट वॉश मुझे आज भी याद है, लेकिन उसके बाद एकदम से उनको गायब कर दिया गया था। अच्छा सर, मेरे पास 30 सेकंड है। जुनैद खान को अंडर 19 क्रिकेट टीम का बॉलिंग कंसल्टेंट लगाया गया, बॉलिंग कोच लगाया गया, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? जुनैद खान को लगाया गया, अभी रीजन में ही आए थे, वो रीजन में काम कर रहे थे, अंडर 19 के कोच लगे रहे थे, उसके बाद फिर उनको मौका मिला है। यासिर अरफात भी हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसे जो हमारे साथ के खेले हुए थे प्लेयर्स, जो डोमेस्टिक भी खेलते रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हैं। पीसीबी उनको असाइनमेंट दे रहा है कोचेस की, मगर उनको एक साल के लिए रखे या 2 साल के लिए रखे, ये 6 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं सिलेक्टरों को बना के रीजनों में भेज रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो जाता है, 6 महीने में कभी भी कोई प्लेयर ना नजरों में आता है, ना कोई इतना डेवलप होता है, ना वो बनता है। तो यही चीज है कि अब जुनैद खान आए, उनको असाइनमेंट मिली है, अल्लाह करे कि अंडर 19 टीम जो अच्छा खेले, और जो नए प्लेयर्स हैं उनको टैलेंटेड होना तो चाहिए, मगर उनको एक पेशेंट भी दें आप। जो कोचेस का काम होता है उनको बताना चाहिए कि टेम्परामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, जो कि आप 50 ओवर्स में रखें, टेस्ट क्रिकेट में भी रखें, T20 स्लॉट में तो हर प्लेयर मार लेता है और खेल लेता है। अंडर 19 लेवल पे अगर आप देखें तो ड्रेविड जैसे प्लेयर्स थे, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं प्लेयर्स इंडिया के लिए। तो यहाँ पर भी आई होप कि हमारे साथ जो प्लेयर खेले हैं, जुनैद खान या दीगर और प्लेयर्स हैं, वो बेसिक चीजें बताएं प्लेयर्स को कि लॉन्गर क्रिकेट किस तरह से खेल रही है, टेम्परामेंट को डेवलप किस तरह करना है। अंडर 19 अभी जो है यूए की टीम से हार गई है, आप अंदाजा लगाएं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी है। बहुत बहुत है। शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, जो कि बता रहे थे कि क्या कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए पीसीबी में और क्या कुछ होना चाहिए अगले टेस्ट मैच में, जो कि पाकिस्तान को अगला टेस्ट मैच जितवा सकता है। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।